वेलकम बैक। दिस इज स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ समा टेलीविजन। आज अदालत का इंतहाई अहम फैसला और एनआरओ केस में एक इंतहाई अहम मोड़। वजीर आजम साहब के बारे में ये बात कही गई कि वजीर आजम तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अब वजीर आजम की पेशी होगी सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ हम एनालाइज करें कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर इसका क्या असर होगा और कानूनी तौर पर इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी। मेरे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब एंड हसन अस्करी साहब एंड हसन निसार साहब। हसन अस्करी साहब, वक्फे में जाने से पहले मैं आपसे यही सवाल किया था कि एतजाज हसन साहब ने जो ये बात की कि जर्नैलों के ऊपर क्यों नहीं नजर की जाती, क्या उनका इशारा परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ था? तो परवेज मुशर्रफ साहब को तो इस हुकूमत की मौजूदगी में ही भेजा गया है, और क्या हम इस बहस को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं बजाय इसके कि हम अदालत के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं? देखिए, इस वक्त डायलमा तो सबसे बड़ा यही है कि बहुत सी बातें जो कानूनी तौर पे या कानून की जो महदूद सा एरिया होता है उसमें सही नजर आती हैं। जिस तरह ये कहा जाता है, और ये बात सही है कि अदालत के पास ये इख्तियार है, अदालत सजा दे सकती है। ये प्योरली कानूनी तौर पे तो आप बात कह सकते हैं, लेकिन हर कानूनी बात का एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी होता है। और इस फैसले का अगर फर्द जुर्म जब आयद होती है, उसके बाद मामला आगे चलता है, तो उसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन होंगी, और पॉलिटिकल रेमिफिकेशन में ये सब बातें आनी शुरू हो जाएंगी जिसका तज़किरा आज हमने देखा, एतजाज एहसन ने भी किया, कुछ और लोगों ने भी किया। लीगल मामलात को आप जब नाफिज करते हैं, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जब आप नाफिज करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करना जो है एक गैर हकीकत पसंदाना बात हो जाती है। और मसाइल उस वक्त पैदा होंगे कि जो कोलिशन पार्टी है, चार पार्टियां कोलिशन में हैं, वो उनका रवैया क्या है। अगर ये कोलिशन अपनी जगह कायम रहता है और वो अपनी पोजीशन वाजे रखता है, हुकूमत में एतमाद करता है, चाहे इस वजीर आजम में करे या नया लीडर वो अपना इलेक्ट कर ले, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का और एग्जीक्यूटिव का क्या रिलेशनशिप होगा। लिहाजा सियासत को या सियासी पहलुओं को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ अगर आप लीगल पहलुओं पे जाएंगे तो इस मुस्तकबिल में, इस मुल्क में जो जमहूरियत का मुस्तकबिल है उस पे काफी मसाइल पैदा हो सकते हैं। हसन साहब, आपने तो उसको एक मुदब्बराना किस्म का मुझे एनालिसिस दिया, मगर फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे सिर्फ कानून के हवाले से बात करूंगी क्योंकि आपको कानून का पता है। क्या अदालतें देखती हैं, क्या काजी ये बात देखता है कि फैसले का असर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, या पुरानी आप हिस्ट्री निकालें कानून की? आज भी कोर्ट में ये बात कही कि खत लिखने से मुतालिक 17 रुकनी बेंच का फैसला तब्दील नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि स्विस अदालतों की कार्रवाई के नताइज से सुप्रीम कोर्ट को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जस्टिस खोसा के रिमार्क्स हैं, और हम भी सुनते आए हैं कि जो अदालतों का इंसाफ होता है वो ब्लाइंड होता है, पट्टी बंदी होती है आंखों पर। तो फिर जाहिर है फैसला किस तरह किया जाता है, या काजी के पास ये ऑप्शन होती है कि वो देखे कि इसका असर क्या होगा? देखिए फ्रिया, एक हमारा मुहावरा है, कहते हैं कि कानून अंधा है लेकिन जज को अंधा नहीं होना चाहिए। बात यह है, ये सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, अभी ये कह रहे थे ना कि जी सियासी सूरत हाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछली दफ़ा जब सजाद अली शाह साहब ने नवाज शरीफ साहब को कंटेम्प्ट का नोटिस दिया था, तो सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब सीनियर जज थे उस कोर्ट के। उस वक्त की सियासी सूरत हाल पर इतना फ़र्क पड़ा कि सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब ने अपने चीफ जस्टिस को फारिग कर दिया। बात यह है कि वज़ीर आज़म जो है वो कोई पटवारी तो नहीं है कि जिसका तबादला करेंगे आप तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक बात है अदालतों के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन की, 1993 का फैसला है हमारी अदालतों का कि जी मिलिट्री एक्ट को अमेंड करेंगे और जो एक्यूज्ड है उसको राइट ऑफ जजमेंट जो है वो आप देंगे। आज 18 साल हो गए हैं, फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। दर्जनों फैसले मैं आपको गिनवा सकता हूं जिनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, 1990 की दहाई से पेंडिंग है। बात यह है कि आप यहाँ पर जिस तरह से जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, कोई भी फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि माजी के फैसले नहीं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब आजाद अदलिया, देखिए अदलिया आजाद नहीं, फ्रिया कोई आजाद नहीं होती। जब भी तगड़ी हुकूमत के खिलाफ अदलिया तगड़ी, कमजोर हुकूमत के खिलाफ अदलिया तगड़ी होती है, तगड़ी हुकूमत के खिलाफ अदलिया कमजोर होती है। ये भी है कहने की बातें हैं। पहली दफा अदलिया आजाद हुई 1974 में जब याह्या खान के खिलाफ इतना बड़ा आसमा जलानी केस में उन्होंने दिया था, 1979 में वो इंप्लीमेंट हो गया था। इसी तरीके से जो यही अदलिया थी ना जब 1999 में ओथ जिन्होंने पीसीओ पर ले लिया था, कोई अदलिया आजाद नहीं होती। आज हुकूमत तगड़ी हो जाएगी, अदलिया कमजोर हो जाएगी। अच्छी बात है, अदलिया को आजाद होना चाहिए, अदलिया को मजबूत होना चाहिए, लेकिन अदलिया को सियासत में जो दखल अंदाजी के बातें हो या जिसके नतीजे में मुल्क की सियासी सूरत हाल अपसेट होती हो, वहां पर अपने जो मामला पिक एंड चूज भी करना
करना पड़ते हैं, ये थोड़ा ही कि बन जाए। व्यू है पीपल्स पार्टी से मिलता जुलता व्यू है, लेकिन अतहर मिनल्ला साहब भी हमें ज्वाइन करें। अतहर मिनल्ला साहब, क्या काजी को ये देखना पड़ेगा कि उसके फैसले से क्या मुल्क सियासी बुहरान की तरफ, और अगर ऐसे देखें तो फिर तो सबके खिलाफ आप देखेंगे, अगर किसी को कत्ल की सजा दे रहे हैं और उसके बच्चे यतीम हो जाने का सोचने लगी अदालतें, तो फिर तो फैसले ही नहीं ले सकेंगी अदालतें। देखिए जी, ये तो बिल्कुल सादा सा मामला है। 2009 में मुकम्मल कार्रवाई हुई और उस मुकम्मल कार्रवाई में जितने वकला थे हुकूमत के या बाकी लोगों के, उनको बहस करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। उन्होंने कभी कोई नुक्ता ऐसे नहीं उठाया, बल्कि वो कहते रहे कि वाकई ये गलत कानून था। उसके बाद रिव्यू फाइल हुआ, रिव्यू में भी उनको मुकम्मल मौका दिया गया और बार बार बेंच ने उनको कहा कि जी आप इतना बता दें कि आप असल में कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत का तो मौक़िफ़ ही ये था कि वो कानून गलत था। उसके बाद किसी किस्म का जवाज नहीं रहता कि वो उस पे अमल ना हो। अब सूरत हाल इस तरह बन गई है कि इसकी वजह से पाकिस्तान का वकार भी मजरू हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत पे भी असर पड़ रहा है और बिला वजह का एक रुझान पैदा हो गया है, सिर्फ क्योंकि एक खत जो है किसी एक शख्सियत की वजह से वो लिखा नहीं जा रहा और उसकी वजह से इदारों के दरमियान भी एक तसादुम की सूरत। मगर अतहर मिनल्ला साहब, खत तो अभी भी शायद लिखा नहीं जाएगा। सदर पाकिस्तान ये बात कह चुके हैं कि खत लिखना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ट्रायल के मतरातिफ होगा, उनकी कब्र के ट्रायल के मतरातिफ होगा। तो क्या अदालतें ये इंप्रेशन हम दे सकते हैं लोगों को कि खत लिखा जाएगा, क्योंकि लगता ही नहीं है कि वो खत लिखा जाएगा। देखिए, पहली बात यह है, मैंने आपको इसलिए आपने मुझे मुकम्मल नहीं करने दिया, इसका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की कब्र के साथ या उनकी जात के साथ कतन किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत का केस अगर खुलेगा भी बिलफर्ज, तो वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब हैं। उनको इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की मईशत की खातिर और इस मुल्क की वकार की खातिर उनको और आइन की खातिर उनको इस्तीफा देना चाहिए और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करने का खुद हुक्म देना चाहिए। मैं समझता हूँ वो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के 18 करोड़ अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे और इस हिजान से इस मुल्क को भी निकाले, इदारों को भी निकाले और जमहूरियत को भी किसी किस्म का बदनामी या नुकसान पहुंचने से बचाएं। बड़ी अहम बात किया था मिनल्ला साहब ने। शेख रशीद साहब भी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू शेख साहब। क्या वज़ीर आज़म साहब को रिजाइन कर देना चाहिए अब, या इस बुहरान से अब निकलने की क्या तरीका, या वो खत लिख देना चाहिए? मतलब खत लिखना उनकी भी इज्जत है, सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत है और खत से नतीजा भी मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कुछ निकलेगा, लेकिन जिद करना तो जो है हमाकत होगी। और अब देखना ये है कि काफ़ी दिन है अभी 13 तारीख तक और 2 तारीख के बाद अभी 8-9 दिन है, और अगर उनको 1 मिनट की भी सजा होगी तो उनका सारा पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो जाएगा और नया लीडर ऑफ हाउस भी चुनना पड़ेगा। लेकिन शेख साहब, अभी कुछ दिनों से ये लग रहा था कि जो हुकूमत के ऊपर बुहरान आया था मेमो गेट का, वो टल गया है, सूरत हाल बेहतर हो गई है। आज की सूरत हाल के बाद क्या हम समझे हुकूमत एक दफा फिर मसाइल से दो चार है? मेरा ख्याल है हुकूमत तो अपने किए की सजा भुगत रही है। एक लेटर को उन्होंने इतना अपनी अना का मसला बनाया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत का मसला है। अगर अदारों के फैसले इस तरह हवा में उड़ा दिए गए और उनकी इस तरह तजलील की गई तो मैं नहीं समझता कि इससे फायदा होगा और दोबारा हुकूमत शदीद तरीन दबाव में आ गई है। देखते हैं 8-10 दिन ये कैसे गुजरते हैं और ये क्या फैसले करते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं आप शेख साहब? वज़ीर आज़म साहब इस फैसले की रोशनी में आप क्या रोजमर्रा की ड्यूटीज अंजाम दे सकते हैं? देखें, अंजाम तो देंगे जब तक फैसला नहीं होता, लेकिन उसके लिए अब क्या फैसला होता है इसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी पे हम प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते। जो वो फैसला देंगे हम उसको मानना पड़ेगा। आज आपने ये बयान दिया शेख साहब कि अगर अवाम चाहे तो 5 दिनों में इस हुकूमत को फारिग कर सकते हैं। आप समझते हैं अवाम का अब फीलिंग यही है, अवाम की सेंटिमेंट्स यही है कि वो मोर और लेस चाहते हैं कि अब इस बुहरान का खात्मा किया जाए? अवाम तो चाहते हैं इस हुकूमत से निजात मिले। अगर अवाम के हक में होता है तो ये 5 साल का टेकन फॉर ग्रांटेड जो है उसको वो 5 दिन में बदल लें। अब तो जुडिशरी का मसला देखना ही है, जुडिशरी क्या फैसला करती है। जुडिशरी के फैसले पर सारी बात आ जाती है। हसन अस्करी साहब,
जुडिशरी के फैसले के ऊपर क्या जो मेजर फैसला होगा उसकी थोड़ा सा तो हमें आइडिया हो रहा है, जो आज बयानात आए हैं, जो कमेंट्स आए हैं वो आए हैं। फर्ज करें अगर वो कह देते हैं वजीर आजम अपना ऑफिस नहीं रख सकते, उसके बाद क्या होगा? देखिए वो उस सूरत में है कि वो वजीर आजम को, देखिए जहां तक इस कोर्ट का ताल्लुक है, कोर्ट उन्हें कन्विक्ट कर सकती है और कन्विक्ट करने के बाद जो है एक तरीका कार है जिसके जरिए वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कोर्ट खुद उनको वजारत से अलहदा नहीं कर सकती। फिर उस तरीका कार से अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर जो कोलेशन है, रूलिंग कोलेशन है, वो एक नया लीडर अगर चाहे इलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त जो आइंदा दिनों में बेहतर यही होगा कोई दरमियाना रास्ता निकाल लिया जाए ताकि ये क्लैश ना हो, क्योंकि इस क्लैश का इम्कान हमें उस वक्त नजर आता है कि अगर रूलिंग कोलेशन अपनी जगह कायम रही, वजीर आजम अगर बदल भी गए और रूलिंग कोलेशन नया वजीर आजम इलेक्ट कर लेती है और नया वजीर आजम फिर यही स्टैंड लेता है जो इस वजीर आजम ने लिया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उन वजीर आजम को कंटेम्प्ट का नोटिस देगी। तो इस तरह मेरे नजदीक क्लैश से पाकिस्तान की सियासी जो सूरत हाल वो खराब होगी। बेहतर यही है कि हुकूमत वाले और सुप्रीम कोर्ट वाले मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे कोर्ट की भी इज्जत रहे और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहे। प्योरली पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एंड प्योरली लीगल कॉन्टेक्स्ट में अगर मामलात को चलाएंगे तो हम उसको पॉलिटिकल वैक्यूम में नहीं देख सकते, उसको अपने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। और अदारों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कहीं भी जमहूरियत की बका का बाइस नहीं होता। जब भी अदम तवाज़ुन हुआ है इस मुल्क के अंदर, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। इसलिए जरूरी है कि तमाम अदारे अब भी स्टेप बैक करके कोई दरमियाना रास्ता निकालें, वरना यहां पे जो अवाम के मसाइल हैं, जो अवाम की मुश्किलात हैं, वो कायम रहेंगी और जमहूरी अमल को इस मुल्क में नुकसान पहुंच सकता है। बड़ी अहम बात हसन अस्करी साहब ने की, अवामी मसाइल का असर क्या, और उसकी आम जो बेहतरीन मिसाल है वो ये कि कल नेशनल असेंबली से भी मुख्तलिफ जमातों ने वॉकआउट किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वॉकआउट किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि हामी हुकूमत की, उन्होंने भी वॉकआउट किया। प्राइस हाइक ने अवाम को यकीनन परेशान किया हुआ है। खुद हुकूमत की अवामी हामी जमातें, इनमें ANP भी शामिल है, उन्होंने उसके ऊपर इतराज किया है। तो पहले अवामी मसाइल का एक तरफ बोझ है, ऊपर से इस फैसले के बाद अब इस हुकूमत की क्या सिचुएशन है। कायद अजीम साहब इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है, उनसे दोबारा पूछते हैं। अजीम साहब, मेरे पास जो मुख्तलिफ तज्जियाकार हैं, बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है इसकी सिर्फ कानूनी पहलू है, कुछ कहते हैं इसका सियासी पहलू है। अदालत में आपने कैसा मूड देखा इस फैसले के बाद? जी, अदालत में जितने जज साहबान बैठे हैं उनकी शोहरत यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ कानून की बात सुनते हैं, और उनमें से बेशतर जज साहबान ऐसे हैं कि जिनकी ज़ुबान से शायद आज तक कोई सियासी रिमार्क्स जो हैं वो सामने नहीं आए हैं। यहाँ मैं एक थोड़ी सी चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ कि माजी में बहुत से अदालतों के फैसले ऐसे हैं जिसमें अदालतों ने ये करार दिया था कि जो मौजूदा सिचुएशन है उनके कानून तो ये कहता है, लेकिन हम मौजूदा हालात के पेश नज़र ये फैसला दे रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी मिसाल सैफुल्लाह केस की दी जाती है, जब 1988 में ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत बरतरफ कर दी थी, तो उसके बाद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के एक पैगाम पे चीफ जस्टिस अफजलुल्लाह की सरबराही में जो बेंच था उसने ये फैसला दिया था कि अगरचे जुनेजो की हुकूमत की बरतरफी का फैसला गलत है, लेकिन चूँकि इलेक्शन सर पे आ चुके हैं लिहाजा हम उन असम्बलियों को और जुनेजो हुकूमत को बहाल करने का हुक्म नहीं दे सकते। आज तक इस फैसले को जो है क्रिटिसिज्म का सामना है और सब ये कहते हैं कि अदालत को गैर ज़रूरी तौर पे मसलियत का शिकार नहीं होना चाहिए था। ये मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पे ये चीज़ जो है वो सामने रखना चाह रहा था। अब यहाँ पे यकीनी बात यह है कि जो अदालत के अंदर कार्रवाई होती है वो तो कानून ही के मुताबिक होती है। अगर उसका कोई सियासी पहलू भी हो तो उसको अदालत को यकीनी तौर पे पैम्पर करना पड़ता है, उसको कानून की ज़ुबान देनी पड़ती है और कानून के मुताबिक उस फैसले को साबित करना होता है, क्योंकि अदालती कोई भी फैसला जो है वो कानून की बुनियाद पे ही उस्तवार होता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। जो जज साहिबान हैं उनका इस दौरान भी यही तर्ज़ अमल सामने आया कि उन्होंने जो कानून की बातें थी वही की और वही उनसे पूछी, और आइंदा भी यही तवक्को की जा सकती है कि खा उसके कोई सियासी पहलू हों, लेकिन अदालत जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ जाएगी और कानून के मुताबिक ही उस चीज़ को जो है वो हैंडल करना होगा। यहाँ तक के जो वज़ीर आज़म की आमद पे जो रिमार्क्स सामने आए थे उनको भी कुछ लोगों ने अगरचे एक डिफरेंट एंगल से लिया था, लेकिन अदालत ने उसकी भी